नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 18 जुलाई को होने वाली राष्ट्रपति चुनावों को लेकर आज दिल्ली में 22 राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है। हालांकि 17 विपक्षी दलों के नेता ही इस बैठक में पहुंचे, जिनमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी शामिल हुए। मिली जानकारी के हिसाब से ममता बनर्जी की ओर से बुलाई गई बैठक में शरद पवार ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर को प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि शरद पवार ने अभी राजनीति में सक्रिय रहने की इच्छा जताई है। सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति पद के लिए गोपाल कृष्ण गांधी, फारूक अब्दुल्ला के नामों का प्रस्ताव रखा। इस विषय पर कोई ठोस रणनीति बनाने और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम तक तय करने के लिए एक सप्ताह के अंदर विपक्षी दलों की एक बार फिर से बैठक होगी। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे आज अयोध्या पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी में बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। साथ ही रामलला के दर्शन पूजन करने के बाद मां सरयू की सायंकालीन आरती भी की। उनके साथ शिवसेना सांसद संजय राउत और महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री सांसद भी मौजूद रहे। अपने दौरे के दौरान आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनके दौरे को राजनीतिक दृष्टि से न देखा जाए। उन्होंने कहा 2018 में हमने ये नारा दिया था कि पहले मंदिर फिर सरकार, उसके बाद ही मंदिर बनना शुरू हुआ। साथ ही उन्होंने अयोध्या में महाराष्ट्र सदन के निर्माण की भी मांग रखी है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि अयोध्या में महाराष्ट्र सदन की जगह के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो बात करेंगे। आदित्य ने ये भी कहा है कि चुनाव में हम जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये उस दौरान की तस्वीरें। आज सुबह से ही दौरे का प्रकरण शुरू हुआ था आदित्यनाथ ठाकरे का, और दूसरी तस्वीर अभी आपको दिखा रहे हैं सरयू आरती की ये तस्वीरें हैं, जिसमें आदित्य ठाकरे शामिल हुए हैं। बिल्कुल, अयोध्या ये एक पवित्र भूमि है, भारत की आस्था से जुड़ी हुई है और हमारे भी आस्था से जुड़ी हुई है। मैं देखते आया हूँ और काफी करीब से देखते आया हूँ। जब से हम जब यहाँ आए थे पहले 2018 में, तब हमने एक नारा दिया था, पहले मंदिर फिर सरकार। वैसे ही पूरा माहौल बनता गया। आप देखते होंगे कि जो कोर्ट का भी मामला था, उसी बाद ज्यादा उसको एक चालना मिली और उसके बाद जो निर्णय आया, अभी मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो मैं कोर्ट की तो आभार मानता ही हूँ, लेकिन इसी के साथ आज जब हम आए हैं तो ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारी खुद की आस्था का विषय। पूरा शिवसेना परिवार यहाँ आया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मुजफ्फरनगर दौरे पर, जहां वो खतौली में श्री कृष्ण मंदिर के 65वें स्थापना दिवस के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा तो दुनिया में फैली अशांति की स्थिति समाप्त हो जाएगी। कमाने वालों से ज्यादा बांटने वाला बड़ा होता है। उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब मंदिरों में धर्म के अलावा रोजगार, कला और शिक्षा भी संचालित होती थी। विदेशियों ने सबसे पहले हमारी इसी शक्ति को खत्म किया है। सुख शांतिपूर्वक दुनिया जीना सीखेगी, ऐसा देश बनाना है। उसमें योगदान देने के लिए एक बहुत अच्छी सहायता इस मंदिर के रूप में आपके पास है। आपका अभिनंदन, अपने कर्तव्य को पहचान कर आगे बढ़ने का आह्वान। और आपने मुझे सुन लिया। यहाँ पर मुझे वास्तव में अधिकारी संतों के सामने बोलने का मैं नहीं हूँ, लेकिन संघ ने जिस कुर्सी पर बिठाया है उस कुर्सी का मान संसद ही रखते हैं, तो उसके लिए उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का अवसर दिया, इसलिए उनको कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद देता हुआ मैं अपने कश्मीर में आतंकी हमलों में मारे गए हिंदुओं को मोक्ष मिले, इसके लिए काशी में विशेष पूजा पाठ किया गया। पिशाच मोचन कुंड पर सामाजिक संस्था आगमन और ब्रह्म सेना की ओर से आतंकी हमलों में मारे गए कश्मीरी पंडितों का त्रिपिंडी श्राद्ध किया गया है। श्राद्ध कर्म में कश्मीरी ब्राह्मणों के प्रतिनिधि के तौर पर बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर पहुंचे थे। इसके अलावा आतंकी हमलों में अपनों की जान गंवाने वाले कश्मीरी पंडितों के परिजन भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से, जिसमें आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोगों ने डीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। मुस्लिम समाज की ओर से किए जाने वाली नमाज को पूरी तरीके से बंद करने की मांग राष्ट्रपति से की गई है। ज्ञापन में लिखा गया है कि मथुरा में धारा 144 लागू होने की वजह से तो कहीं कोई भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती, लेकिन नमाज के नाम पर मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद में हजारों की तादाद में इकट्ठा होते हैं।
राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में मस्जिद में नमाज पर रोक लगाने की बात कही गई है, जिससे वर्तमान स्थिति में उपद्रवियों पर लगाम लगाई जा सके। हमने आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम डीएम साहब के द्वारा ज्ञापन देने आए हैं। उसमें हमारी ये मांग है कि ये ईदगाह में जो नमाज के बहाने मुस्लिम संप्रदाय के लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद नमाज अदा करने के बाद ये लोग हमारे अधिकारियों पर, सेना पर पत्थर बरसाते हैं, जिससे हमारे देश की जो व्यापारी हैं उनका व्यापार बर्बाद होता है और हमारे देश की जो सरकारी संपत्ति है उनको जो नुकसान पहुंचाते हैं ये लोग और आर्थिक स्थिति खराब होती है हमारे देश की। तो हमने माननीय प्रधानमंत्री से मांग की है कि इन लोगों को इकट्ठा करने का मौका न दिया जाए, क्योंकि ये लोग नमाज के बहाने इकट्ठा होंगे तो उपद्रव करेंगे। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो युवा वर्ग के लोग हैं जो भीड़ को उकसाने का काम करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में दूरसंचार सेवाएं शुरू करने की दिशा में अहम फैसला किया है। मोदी मंत्रिमंडल ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी मंजूरी उसको दे दी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दूरसंचार विभाग के स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रस्ताव को मंजूरी मिली। नीलामी में सफल बोली लगाने वालों को देश की जनता और उद्यमों को 5G दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम का लाइसेंस दिया जाएगा। इससे पहले आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को हरी झंडी दी थी। आपको बता दें कि देश की टेलीकॉम कंपनियां लंबे समय से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का इंतजार कर रही हैं। नीलामी प्रक्रिया जुलाई अंत में शुरू हो जाएगी। इसके लिए स्पेक्ट्रम की कुल कीमत 5 लाख करोड़ रखी गई है। इसके तहत सरकार 9 स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी। ये नीलामी 20 सालों के लिए होगी। यूपी में सरकार में जल शक्ति मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज उन्नाव के बांगरमऊ पहुंचे थे, जहां उन्होंने ततियापुर में कल्याणी नदी के जीर्णोद्धार के काम का शुभारंभ किया। स्वतंत्र देव सिंह ने कल्याणी नदी में भूमि पूजन के बाद फावड़े से मिट्टी खोदकर कार्य का शुभारंभ किया है। इस दौरान बांगरमऊ से बीजेपी विधायक श्रीकांत कटियार, डीएम रविंद्र कुमार समेत कई बड़े अधिकारी और भाजपा नेता मौजूद रहे। तो स्वतंत्र देव सिंह ने विरोधी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि जो बड़े खानदान में पैदा होता है, नेहरू परिवार में पैदा होता है या ऐसे किसी जाति संगठन परिवार में पैदा होता है, उसे गरीबी का दर्द नहीं पता होता। उन्होंने कहा, साधारण परिवार में जन्म लेने वाला बेटा मातृभूमि से प्यार करता है, मातृभूमि से प्यार करते हुए देश का प्रधान सेवक बनता है। भाजपा सरकार का लक्ष्य साल 2024 तक सभी को स्वच्छ जल देना है और टोटी के माध्यम से घर घर जल पहुंचाना है। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश आज तेजी से विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है और आने वाले दिनों में विकास के मामले में देश स्थिर होता हुआ दिखाई देगा। वहीं उन्होंने कहा कि बीते दिनों प्रदेश भर में हुई हिंसा को लेकर के उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी की सभी घटनाएं मुस्लिमों की ओर से हताशा और निराशा भरी बातों को दर्शाती है, क्योंकि उनको पता है कि ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं अपील करना चाहती हूँ, आपको विश्वास है कि वहाँ कोई हिंदू चिन्ह नहीं है या प्रमाण नहीं है तो आप भयभीत क्यों हो रहे हो? ये तो कोर्ट का फैसला है ना। कोर्ट तो सबूत के आधार पर चलता है, किसी के दबाव में नहीं चलता है। राम मंदिर जहाँ बन रहा है वहाँ सबूत थे कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, तो वहाँ सबूत है। और यहाँ भी मस्जिदों में त्रिशूल नहीं होते, मस्जिदों में स्वस्तिक नहीं बने होते। वहाँ बाबा विश्वनाथ जी की गवाही दे रहे हैं हमारे नंदी भगवान, इससे बड़ा सबूत क्या होगा। लेकिन फिर भी कोर्ट में केस चल रहा है, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकती। धैर्य रखना चाहिए। अगली खबर बरेली से है। बरेली में जहां थाना बरादरी क्षेत्र में संजय नगर के राजेंद्र के घर बिजली चोरी करते पकड़ी गई, जिसके बाद बिजली विभाग ने अपने ही विभाग के कर्मचारी राजेंद्र पर मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसके विरोध में बरेली के चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के निविदा कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने आज धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारी संघ का आरोप है कि राजेंद्र कुमार के ऊपर बिजली चोरी का मुकदमा लिखवाना बिल्कुल गलत है। कर्मचारी संघ का कहना है कि इसके अलावा भी कई कर्मचारी बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए थे, लेकिन उन सबको पैसे लेकर छोड़ दिया गया। मैं समझा कर्मचारी हूँ और मेरा साला TG2 है। हम दोनों लोग अपने इसी घर में रहते थे और कल सुबह आ गए 4 बजे हमारी 4th डिवीजन के एक्शन साहब श्री अनिल गर्ग हमारा क्या कहता है लाइन वगैरह उतार के लेगा और हमारे नाम में FIR करा दी सर।
कानपुर में सिख विरोधी दंगों के दौरान हुए निराला नगर हत्याकांड के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ सिख विरोधी दंगों के दौरान कानपुर में मारे गए 127 सिखों के परिवारों को इंसाफ मिलने की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि एसआईटी कानपुर कमिश्नरेट और कानपुर आउटर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको ये बता दें कि कानपुर में हुए सिख विरोधी दंगों की जांच कर रही एसआईटी का कार्यकाल 4 महीने और बढ़ा दिया गया है। अब एसआईटी के पास 30 सितंबर 2022 तक जांच पूरी करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी करने का समय है। फरवरी 2022 में शासन ने एसआईटी गठित की थी। बस्ती जनपद के छावनी थाना अंतर्गत आने वाले माझा क्षेत्र में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस महानिदेशक आईजी राजेश मोदक ने चौकी का उद्घाटन किया। इस मौके पर एसपी आशीष श्रीवास्तव, एडिशनल एसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे हैं। आईजी राजेश ने कहा कि माझा क्षेत्र में क्राइम कंट्रोलिंग में ये चौकी बेहद कारगर साबित होगी। कल एक माननीय मंत्रीगण आए हुए थे, एक कार्यक्रम चल रहा था और कोतवाली का ड्राइवर गाड़ी से कुछ दूर कहीं पानी पीने चला गया था। इस बीच में एक सिलसिला व्यक्ति बताया जाता है कि वहाँ का एक शराबी है और उसने किया भी है। तो थाने की गाड़ी लेकर के उसने बहुत तेजी से उसको ले जाने का प्रयास किया, लेकिन हमारे सब इंस्पेक्टर और अच्छे ने तत्काल उसका पीछा किया और आगे जाकर के उस गाड़ी को पकड़ लिया और वो व्यक्ति पकड़ा भी गया है। इसके खिलाफ उचित धाराओं में अभियोग भी दर्ज किया गया जिसको जेल भी भेजा जा रहा है, लेकिन उसकी जो ड्राइवर की लापरवाही थी उसके दृष्टिगत उसको लाइन हाजिर कर दिया गया है और वहाँ में आरक्षी की नियुक्ति कर दी गई है और इस पूरे प्रकरण की अलग से जांच सदर द्वारा की। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई में परिवहन निगम, गैरसैंण और सफाई कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे सदन में उठाए गए। इससे पहले पुष्कर सिंह धामी सरकार में सदन में मंगलवार को 65,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया और विभिन्न विभागों और योजनाओं के लिए राशि आवंटित की है। आपको बता दें कि पिछली बार से बजट 8,000 करोड़ ज्यादा था, यानी कि 12% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन खास बात यह है कि इस बजट में करीबन 23,000 करोड़ यानी कि करीबन 35% जो राशि है वो केवल कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन पर खर्च की जाएगी। प्रदेश में अलग अलग विभागों के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर राजधानी देहरादून में स्वराज सेवा दल ने विधानसभा कूच किया और सरकार को जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की सलाह दी। स्वराज सेवा दल के नेता रमेश जोशी ने कहा कि उनकी ओर से बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पेयजल विभाग, सिंचाई विभाग जैसे कई विभागों में भ्रष्टाचार को उजागर किया गया, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार पर काम करने को तैयार नहीं है। इसलिए मजबूरन स्वराज सेवा दल की सड़कों पर आंदोलन करते हुए जनता को इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लामबंद करना पड़ रहा है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार न हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के काम से जूं तक नहीं लग रहा है। केदारनाथ और पैदल मार्ग पर प्लास्टिक उन्मूलन के लिए जिला प्रशासन ने अनूठी पहल शुरू की है। प्रशासन ने एक सामाजिक संस्थान के साथ पैदल मार्ग से धाम तक 65 दुकानों पर QR कोड वाली बोतल का पानी बंद कर दिया है। यात्रियों से इन बोतलों की खरीद पर 10 रुपए अतिरिक्त लिए जा रहे हैं। खाली बोतल वापस लाने पर यात्री को 10 रुपए लौटाए जा रहे हैं। साथ ही अगर यात्री बोतल को इधर उधर फेंक रहा है तो उसे एकत्रित करने वाले को 10 रुपए इनाम में दिए जा रहे हैं। कपाट खुलने के बाद से अभी तक 3000 खाली बोतलें एकत्रित की गई हैं। इन बोतलों को जल्द ही रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ रन किया है जिसमें यात्री को 10 रुपए देने पड़ते हैं अगर वो बॉटल पे QR कोड होता है और बॉटल यूज करके वापस अगर कलेक्शन पॉइंट पर डिपॉजिट करे तो उसको वापस वो रुपए प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति अगर कोई ग्राउंड पे ऐसी पड़ी बॉटल मिले तो उसको भी कलेक्ट करने के लिए भेज सकता है। इससे एक तरीके की इकोनॉमी जनरेट होती है और हमारा जो वेस्ट है वो ऑटोमेटिकली कलेक्शन पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो चलिए 5 मिनट में फटाफट अंदाज में 25 अहम जिलों का रुख करेंगे। फर्रुखाबाद में रजिस्टर सत्यापन करने के नाम पर 5-5 हजार रुपए की रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। पेड़ों की कटाई, कच्ची सड़क के नाम पर परमिशन पेड़ों को आरी चलाने का आरोप। फर्रुखाबाद के अमृतपुर थाना क्षेत्र में
चोरों ने तहसील गेट के सामने हजारों रुपए के माल पर किया हाथ साफ। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बरेली में हाईवे के किनारे खड़े युवक और युवती को रोकने पर हुआ हंगामा। हंगामे और भीड़ की वीडियो बनाकर पत्रकार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने मारे चांटे। फर्रुखाबाद में निरीक्षण करने पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक। फैली अव्यवस्थाओं को देख खफा दिखे अपर पुलिस अधीक्षक। ललितपुर में प्रवर्तन विभाग ने बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के लिए चलाया अभियान। नगर के कई दुकानों पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 14 साल से कम उम्र के 1 दर्जन श्रमिकों को कराया गया मुक्त। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने नकली वॉशिंग पाउडर बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। इस दौरान मौके से एक अभियुक्त को भी किया गिरफ्तार। आगरा में फिर खुले ऑनलाइन लॉटरी के अवैध काउंटर। पूर्व में हुई कार्रवाई के बाद नहीं खुल रहे थे काउंटर, पुलिस का था खौफ। रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने युवक के घर को हथौड़ों से तोड़ा। घर पर चढ़कर दबंगों ने गिराई दीवार। आगरा में बिना पंजीकरण के नहीं चलेगा अस्पताल। निरंतर अभियान चलाकर गैर पंजीकृत अस्पतालों के खिलाफ हो रही है कार्रवाई। हरदोई में शॉर्ट सर्किट से पावर हाउस के कंट्रोल रूम में लगी भीषण आग। आग लगने से विद्युत उपकरण जलकर हुए खाक। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। ग्रेटर नोएडा में लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 5 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 3 चोर भी गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। हमीरपुर में नदी में नहाने गए बुजुर्ग की डूबने से हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में परिजनों से नाराज होकर मॉल घूमने आई एक किशोरी मॉल की 4थी मंजिल पर चढ़कर आत्महत्या की कोशिश करने लगी। वहीं ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने समय रहते बचाई किशोरी की जान। कन्नौज में पैमाइश को लेकर ग्रामीणों से 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया लेखपाल। एंटी करप्शन टीम ने दबोचा। इससे पहले भी लेखपाल पर कई आरोप लग चुके हैं। रामनगर में विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से नाइट स्टे पर गए पर्यटकों की वापसी के साथ ही आज से नाइट स्टे डे विजिट के लिए बंद हुआ कॉर्बेट नेशनल पार्क। ग्रेटर नोएडा में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का घर के अंदर ही मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती नजर आई। अमेठी में मुसाफिर खाना तहसील में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम। सड़क के दोनों पटरियों से टीम ने हटवाया अतिक्रमण। डीएम के निर्देश पर हुई कार्रवाई। आगरा में रेलवे के वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट के तहत स्थानीय शिल्पकारों को मिल रहा रोजगार। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने लाखों बेरोजगार शिल्पियों और कामगारों को रोजगार देने का किया काम। मिर्जापुर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण सिंह। ब्रजभूषण सिंह ने शरद पवार की प्रशंसा करी। उन्होंने राज ठाकरे को घटिया और छोटा आदमी बताया। फतेहपुर में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर। हादसे में पत्नी की हुई दर्दनाक मौत। गाजियाबाद में हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। दोस्त ने ही दोस्त की गोली मारकर कर दी हत्या। एटा में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने करी बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक जेसीबी मशीन सहित 7 ट्रैक्टर्स को किया सीज। मिर्जापुर में चिलचिलाती धूप से लोग परेशान। इस बार गर्मी तोड़ेगी कई रिकॉर्ड। इस उमस भरी गर्मी से बचने के लिए डॉक्टर ने लोगों को दी सलाह। रामनगर के पुलिस ने एक महिला के घर में लाखों रुपए के जेवर और नकदी की चोरी। पुलिस ने एक युवती सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपने और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।